हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो, क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट माय डियर। लेट्स क्रैक जे विद अस। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन्द्र चित्रपाल। मोर देन +6 years का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। IIT जैम रैंक मेरी 2016 में 694 रही है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप हमसे कनेक्ट हो जाइए। माय डियर, क्या बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के? तो देखो यार, बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, बट कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है यार डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्ट होने का मौका देती है, जहाँ पे आप हमसे जो भी जैसे भी बिंदास होकर आप डाउट पूछ सकते हो। इसके अलावा हम क्वेश्चंस आंसर्स में पोलिंग करवाते हैं। पोलिंग के दौरान हमें ये पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने सवाल को सही किया है और कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया है। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि कितने सेकंड्स में क्वेश्चन को किया गया है, क्योंकि यार टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट इज आर लाइव टेस्ट एंड क्विज। आप नॉर्मली जब भी देखते हो तो आप हमेशा सिर्फ पढ़ाई करते रहते हो। एक चैप्टर फिनिश किया, फिर दूसरा चैप्टर फिनिश किया, फिर इस क्लास में गए, फिर उस क्लास में गए। लेकिन आपने पढ़ा उसके अंदर कितना परफेक्शन है, उसमें आपने कितना हार्डवर्क किया है, आपकी कौन कौन सी मिस्टेक अभी और होनी है, उसका एनालिसिस कौन करेगा। तो उसका एक ही बेस्ट तरीका होता है कि आप यार मॉक टेस्ट दो या क्विज़ अटैम्प्ट करो। आपको हमारे साथ मॉक टेस्ट और क्विज़ देने का मौका मिलता है, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो। आप देख सकते हो आपको कहाँ मिस्टेक हो रहा है, उस मिस्टेक को दूर करोगे। उस मिस्टेक को दूर करने के बाद आप और हार्डवर्क करोगे। इससे आपका परफॉर्मेंस और इंक्रीज़ करेगा और आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज आर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। अनअकैडमी में जितना भी प्लान है A to Z, सारे प्लान अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉर्म में है, एक फिक्स पैटर्न और एक फिक्स मैनर में है। इट मीन्स आपको रेगुलर बेसिस पे DPP मिलती है, उसको आप सॉल्व करते हो, फिर उसमें डाउट डिस्कशन होते हैं, फिर माइनर टेस्ट होते हैं आपके रेगुलर बेसिस पे। हर चौथी पाँचवीं क्लास में आपका माइनर टेस्ट होता है, फिर आपका चैप्टर खत्म होने पर मेजर टेस्ट होता है। तो बहुत सारा एक कंप्लीट मैनर में है। इससे होगा ये कि आप एक फिक्स्ड टाइमिंग के साथ, फिक्स शेड्यूल के साथ, फिक्स स्ट्रक्चर्ड के साथ हमारे साथ कनेक्ट होगे। इससे एग्ज़ाम को निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज आर अनलिमिटेड एक्सेस। सबसे अच्छी खासियत इसकी ये है कि आप अगर किसी रीज़न से हमारी लाइव क्लास को मिस कर जाते हो तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास को भी देख सकते हो। इसके अलावा माय डियर, हमारे अनअकैडमी में n नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं, तो आपको n नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ से पढ़ने का मौका मिल सकता है। इट मीन्स आपका मन कर रहा है आप फिजिक्स 10 से पढ़ना चाहते हो, आप फिजिक्स 10 से पढ़ो। आपका मन कर रहा है आप केमिस्ट्री 20 से पढ़ना है, केमिस्ट्री 20 से पढ़ो। इट्स अप टू यू, योर चॉइस, योर टीचर, योर टाइमिंग, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जो तुम चाहो वैसा हो रहा है। ठीक है, इस अनलिमिटेड एक्सेस की हेल्प से। ठीक। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे प्लान को लेने के लिए, हमारा बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल प्लान है। और जो प्लान है वो है 30,000 फॉर 12 मंथ। इसके अलावा भी माय डियर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, और इस डिस्काउंट के बाद जो अपना अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 27K। आफ्टर दिस आप 3 सब्जेक्ट एक साथ ले सकते हो, दैट इज़ PCM। मतलब 27,000 में आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ धीरेन DHIREN। आफ्टर दिस कोड आपको PCM तीनों सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको n नंबर ऑफ फैकल्टी से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा बच्चे, अगर आप क्लास 11th में हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला प्लान लो। द रीज़न बिहाइंड आई एम सेइंग कि आप सिर्फ गैप को देखो। यहाँ पे अमाउंट 27,000 है और यहाँ पे 32,400 है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 5,000 का गैप है। 5,000 एक्स्ट्रा आपको पे करना है।
और इस 5000 के एक्स्ट्रा पे करने में जो जर्नी है जो 12 महीने की है वो कितने महीने की हो जाएगी? 24 महीने की हो जाएगी। तो लॉन्ग टाइम रहेगा, ज़्यादा समय रहेगा, मिल के मेहनत करेंगे और आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस अमाउंट को भी एक साथ पे नहीं करना चाहते हो तो हमारे यहाँ नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। तो अगर मैं इसको EMI पे कैलकुलेट कर रहा हूँ तो जो पर मंथ की EMI आ रही है वो आ रही है 1350, मतलब 1350 रुपये पर महीने के 3 सब्जेक्ट एन नंबर ऑफ फैकल्टीज़। इससे इकोनॉमिकल और इससे अफोर्डेबल शायद कुछ भी नहीं होगा यार। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि मैं आपको 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के लिए क्यों मना कर रहा हूँ। तो यार देखो, हर चीज़ की फिक्स टाइमिंग होती है, फिक्स प्लानिंग होती है। आप चाहोगे कि आपका JEE 3 महीने या 6 महीने में हो जाए तो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल भी क्यों है मैं आपको बताता हूँ कि पूरा PCM मिला के हमारे पास 90+ चैप्टर्स हैं। अब यार खुद सोचो, 90+ चैप्टर्स को अगर मैं 3 महीने में या 6 महीने में क्या हम कवर कर पाएंगे? क्या आप उसको कोप अप कर पाओगे इस चीज़ को? आंसर इज़ नहीं। इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं 12 मंथ या 24 मंथ का प्लान लेना चाहिए, सो दैट आप लॉन्ग टाइम तक रहोगे तो ज़्यादा टाइम मिलेगा, अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप या तो 12 मंथ वाला लीजिएगा या तो 24 मंथ वाला लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी अपने प्राइस को हाइक करने जा रही है। ठीक है, तो प्राइस हाइक होने से पहले आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं। जो नई प्राइस आ गई हैं वो कुछ इस तरह है। करंट प्राइस हमारी अभी तक मेरे कोड यूज़ करके, दैट इज़ धीरेन DHIREN, आपका 1 ईयर का प्लान 27,000 का था। अब ये प्लान जो हो जाएगा ये 34,650 का हो जाएगा। इसके अलावा जो 2 ईयर का प्लान 32,400 का था वो 5400 का हो जाएगा। और माय डियर, इसकी डेट जो है वो है 10 सितंबर। 10 सितंबर को हम लोग अपनी नई प्राइस लॉन्च कर देंगे। तो प्लीज़ इस प्राइस से लॉन्च होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, करंट प्राइस में आप हमारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाइए, नहीं तो वही चीज़ आपको यार महंगी पड़ेगी। पढ़ना तो है, क्लास तो लेनी है ही है, JEE तो निकालना ही है, तो क्यों ना करंट प्राइस में निकालें। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्त। ठीक है, ये कुछ फिक्स है जो हमारी रेगुलर क्लासेस चलती है। मैंने एक PYQ सीरीज शुरू कर रखी है, ये लाइव क्लासेस है, आप देख सकते हो। मैंने बहुत सारी लाइव क्लास दे रखी है। जनरली मैं रात के 9 बजे लाइव क्लास लेता हूँ। लाइव क्लास में मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं। मैंने वहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, PYQ सीरीज़, जो टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज़ है। आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल काइनेटिक्स और बहुत सारी सीरीज़ है। इसके अलावा JEE के लिए मैंने मॉक टेस्ट बना रखे हैं बहुत सारे। क्लास 11 के अलग है, क्लास 12 के अलग मॉक है, मिक्स अलग मॉक है। तो प्लीज़ आप एक बार इस ऐप को डाउनलोड करिए और मेरे को फॉलो करिए। धीरेन क्षेत्रपाल आप टाइप करिएगा, सर्च करिएगा, आपको मैं वहाँ मिलूँगा। आप मुझे वहाँ फॉलो करिए, मेरी क्लास को देखिए, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा और आप लाइव क्लास को जो इन्जॉयमेंट ले पाओगे उसका अलग ही मज़ा है दोस्त। ठीक है, ये देख सकते हैं कैसे मैं क्लास में बच्चों से आराम से क्वेश्चन मैंने दिया था बच्चों को, तो आराम से बच्चे मुझसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये देख सकते हो, पोल बच्चे चीख रहे हैं, तो बच्चे आराम से हमसे बहुत फ्रीली होके, फ्रेंकली होके हमसे बात करते हैं। जो भी उनके मन में डाउट्स होता है हम उनके डाउट को डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्त, तो प्लीज़ फटाफट से हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और हमारी ऐप से कनेक्ट हो जाइए और इन इतने सारे जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए उन सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाइए। ठीक है, वेलकम गाइज, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। आप सभी को पता है कि मैंने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है जिस सीरीज़ का नाम है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़। इस सीरीज़ को दौरान मैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छे टॉपिक्स उठाता हूँ। उस टॉपिक के अंदर जो लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उस पर क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करता हूँ। और इस सीरीज़ के दौरान मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ और आज रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 14 लॉन्च होने वाला है। दैट मीन्स माय डियर, मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक पढ़ाया है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो पार्ट 14 को देख रहा है वो एटलीस्ट पार्ट 13 को ज़रूर देखे, क्योंकि ये जो आज पार्ट 14 है वो पार्ट 13 का कंटिन्यूस फॉर्म है। और मैं पार्ट 13 से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया है कि कैसे एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, कैसे वहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन होती है, कौन कौन से टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है,
हेलोजनेशन, फ्रिडल कफ एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, बहुत टाइप की हम लोग रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा मैंने बताया है कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। डोनेटिंग को आप डोनेटिंग क्यों बुलाते हो, विड्रॉइंग को आप विड्रॉइंग क्यों बुलाते हो, क्यों डोनेटिंग को विड्रॉइंग नहीं और क्यों विड्रॉइंग को डोनेटिंग नहीं, क्या रीजंस हैं, हम कैसे पहचानते हैं कि डोनेटिंग क्या है, विड्रॉइंग क्या है, इस सब मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी आगे कहानी को। मैं आपको उस दिन बताया था कि कैसे हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट अपना असर दिखाता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको आज ये बताना है कि किसका अटैक कहाँ पे, कैसे और कब होगा, ठीक है। तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले माय डियर, मैं आपको एक बात बता चुका हूँ, एक बार फटाफट से रिकॉल कर देता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया माय डियर फिनॉल का, और मैं कह रहा हूँ कि फिनॉल एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो आपको पता चल रहा होगा कि इसके ऑर्थो पोजीशन पे रेजोनेंस करने के दौरान और पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस करने के दौरान आपको हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई देगी। ये मेरा डिस्कशन आपसे हो चुका है इस बारे में, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया है आपको कि अगर मान लो मेरे पास ये OH है, तो आपको हम दो ऑप्शन देंगे, एक बार इलेक्ट्रोफाइल, एक बार आप ऑर्थो पे अटैक कराइए और एक बार पैरा पे अटैक कराइए। इवन मेटा पे भी करा के देखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो आपने इसका अटैक इलेक्ट्रोफाइल का, इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आपने ऑर्थो अटैक कराया, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो बेटा कहानी कुछ ऐसी होगी क्या दोस्त, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आप खुद सोचो यार, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। द रीज़न बिहाइंड आपको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल हो रहा है, बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल हो रहा है, बहुत तगड़ी बैक बॉन्डिंग मिल रही है। इसलिए हम कहेंगे जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू दैट साइड, या यूँ कहूँ जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतना बनने वाली जो ईल्ड होगी वो और ज़्यादा आएगी। ये मैंने डिस्कस किया था। तो कंक्लूजन ये है कि जब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो या तो आप उसका अटैक ऑर्थो पोजीशन पे करोगे और या तो आप उसका अटैक पैरा पोजीशन पे करोगे। जैसे मान लो मैं फिनॉल की बात कर रहा हूँ, मैं इसका अटैक पैरा पोजीशन पे करा के देखता हूँ एक बार। तो जैसे मैं इसका अटैक पैरा पोजीशन पे कराऊंगा तो मैं उस बॉन्ड को ऐसे तोड़ूंगा। आई होप दोस्त मेरी बात समझ में आ रही होगी। और एक स्टेप में ज़्यादा बना गया, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे का वैसे, ये इधर, और बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस ये कुछ ऐसे होने वाला है, बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस ये कुछ ऐसे होने वाला है। अगेन हम इस सिचुएशन पे आ जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ मैं बना देता हूँ दोस्त, इस सिचुएशन पे आ जाएंगे दोस्त। यहाँ वाली सिचुएशन पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका कार्बोकटायन है, ये अगेन पॉजिटिव चार्ज बहुत तगड़ा स्टेबल है बाय द हेल्प ऑफ बैक बॉन्डिंग। इसलिए आप या तो अटैक ऑर्थो पे कराते हो और या तो अटैक पैरा पे कराते हो, किन का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का, ठीक है। ओके, क्लियर कट है मेरे दोस्तों। एक बार मान लो मेरी बात, या मेरी बात मत मानो और तुम इसका अटैक मेटा पे करा के देखो, इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आप मेटा पोजीशन पे करके देखो, मत मानो मेरी बात। तो आप एक काम करो, जब आप इसको मेटा पे अटैक कराओगे तो मेटा पे नेगेटिव लाना होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसका रेजोनेंस चाहे तो करा के देखो, आप कितनी बार भी रेजोनेंस कराओगे तो आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी जो आपको ऑर्थो और पैरा में मिल रही थी। देख सकते हो यार, ये वो नहीं है जो स्टेबल हो रहा है, तो ये उतना स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं है, इसलिए बनने वाला प्रोडक्ट भी इससे उतना स्टेबल नहीं बनेगा। मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि ओनली एन ऑर्थो एंड पैरा होता है, मेटा अटैक भी होता है और तीनों एक साथ भी होगा, वो डिपेंड करेगा कंडीशन टू कंडीशन। हम सीखेंगे कि किस कंडीशन में क्या क्या कब कब कैसे होने वाला है। अभी दोस्तों इतना कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि मेटा पे यील्ड उतनी अच्छी नहीं आएगी अंडर नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन, इसलिए आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का जो अटैक है
वो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, या तो आप ऑर्थो पे करोगे और या तो आप पैरा पे करोगे। ये दो पॉसिबिलिटी हैं अटैक होने की अंडर नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन। अभी मैं बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस बताऊंगा, वहाँ मैं डिस्कस करूंगा नहीं यार कभी कभी मेटा पे भी अटैक हो जाता है, आपको बताऊंगा कैसे हम लोग ऑर्थो से मेटा की तरफ जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ मार्च थ्योरी, डिस्कस करेंगे अभी इन सब बातें। ओके, तो अभी बस फिलहाल ये लिख लो कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, विल प्रिफर टू अटैक, नॉट ऑलवेज अटैक, विल प्रिफर टू अटैक। अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, वो प्रेफर करता है अटैक करना, ठीक है। वहीं पे दोस्त अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जैसे आओ डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करने जा रहा हूं। मान लेना कि एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने NO2 का एग्जांपल ले लिया और मैंने कहा कि मुझे इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है। तो नॉर्मली आपको अच्छी तरह पता है कि एक बार मैं तीनों अटैक करके ट्राई करके चेक करूंगा कि कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल आ रहा है यील्ड, ठीक है। तो आओ एक बार ट्राई करके देखते हैं, आओ एक बार ट्राई करके देखते हैं। पहला इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मान लो मुझे नहीं पता है तो मैं ऑर्थो अटैक कर रहा हूँ, मुझे तो बस चेक करना है ना कि इसका अटैक कहाँ स्टेबल होगा। एक बार मैं ऑर्थो पे अटैक करता हूँ, तो जब ऑर्थो पे अटैक करूँगा तो देखो दोस्त कुछ ऐसी कंडीशन आएगी क्या, ए यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो यार, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल नहीं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो NO2 है, ये तगड़ा माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा होगा। इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है वो बहुत बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, और जब अनस्टेबल बहुत ज़्यादा होगा तो ग्राफ में इंटरमीडिएट अनस्टेबल होगा तो हाई एनर्जी हो जाएगी, और जब हाई एनर्जी हो जाएगी तो यार फिर वो प्रोडक्ट उतना यील्ड स्टेबल नहीं बनेगा। तो दोस्त प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के लिए इस बात का हमेशा ख्याल रखा करो कि इलेक्ट्रोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द मेटा पोजीशन। फिलहाल अभी तो हमने ऑर्थो पे अटैक नहीं करना है, हमने इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को हमको ऑर्थो पे अटैक करना फायदेमंद नहीं हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं हो पाया, या इंटरमीडिएट कह सकते हो स्टेबल नहीं हो पाया। एक बार इसको ट्राई करते हैं पैरा पे अटैक करके, एक बार इसको ट्राई करते हैं पैरा पे अटैक करते। इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट पैरा व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड। तो यार पैरा पे अटैक करने का मतलब दोस्त नेगेटिव चार्ज यहाँ लाओगे, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और फिर यार रेजोनेंस की हेल्प से, फिर यार रेजोनेंस की हेल्प से कंडीशन तुम्हें फिर यहाँ पहुँचते हुए नजर आएगी। ए पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, अगेन यार वही पुरानी बात कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल, यहाँ पे स्टेबल नहीं है, जो पीछे वाली कहानी थी सेम कंडीशन। मतलब मुझे पैरा पे अटैक करने का भी कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो ना तो मुझे ऑर्थो पे फ़ायदा मिला, ना तो मुझे पैरा पे फ़ायदा मिला। आओ एक बार ट्राई करते हैं मेटा पे फ़ायदा देखने का, आओ एक बार मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं और फ़ायदा देखते हैं। मेटा पे अटैक करने का मतलब नेगेटिव चार्ज कुछ यहाँ पे, तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ जाएगा, ये वैसे का वैसे, ये NO2 कुछ ऐसे। अब आप इसका रेजोनेंस कराओगे, ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज दोस्त यहाँ आएगा, ये ऐसे और ऐसे। कम से कम NO2 इस बार उसको उतना दर्द नहीं दे रहा है, नो डाउट दर्द तो हो रहा होगा, मेटा पे भी माइनस आई इफेक्ट खींच रहा होगा, नो डाउट यार हो रहा होगा, लेकिन उतना दर्द नहीं हो रहा होगा जो एग्जैक्टली अभी दो कंडीशंस में है। ओके, मैं कह सकता हूँ ये बात, ओके, क्योंकि इसका जब फाइनल उसके बाद रेजोनेंस करोगे तो अगला रेजोनेंस कुछ ऐसे होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, नेगेटिव चार्ज दोस्त यहाँ पे आएगा,
अगर रेजोनेंस की तरफ से देख रहे हो और आप देख सकते हो कि जब कुछ सेकंड्स के लिए सही नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा होगा, यहाँ पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इफेक्ट ऑफ माइनस आई इफेक्ट ये इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा। ये आपका स्टेबल कार्बन आयन है। ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब इलेक्ट्रोफाइल ने किस पर अटैक किया है, इसके मेटा पोजीशन पर अटैक किया है। तो ओवरऑल कंक्लूजन दोस्त ये निकला मेरा कि हमें अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो मुझे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आइदर ऑर्थो पे करना चाहिए और आइदर पैरा पे करना चाहिए। आइदर दोस्त ऑर्थो पे करना चाहिए और आइदर दोस्त पैरा पे करना चाहिए। इन दो में से एक पे ही अटैक हो सकता है, इसके अलावा अटैक नहीं हो सकता। जबकि यार अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट मेटा पोजीशन टू यील्ड द आंसर। ठीक है, मतलब या तो वो अटैक पैरा अटैक होगा या तो वो अटैक ऑर्थो अटैक होगा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो कौन सा अटैक दिखाएगा दोस्त? मेटा अटैक दिखाएगा। आई होप मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी मैं क्या चाह रहा हूँ। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि यार एक ही ग्रुप लगा हो। अभी आईआईटी में क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, सितंबर के 4th पेपर में था या 5th पेपर में था, उन्होंने पूछा था कि अगर 2 ग्रुप लगे हैं तो कहाँ अटैक होगा, 3 ग्रुप लगे हैं तो कहाँ अटैक होगा, किसका डिसीजन लेंगे। तो अभी तो हम ये देख रहे हैं कि किसका अटैक कहाँ पे होगा। अभी मैंने ये कभी नहीं बोला है कि मेजर क्या होगा माइनर क्या होगा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लें कि अटैक कहाँ होगा, क्योंकि फर्स्ट आपका डिसीजन अगर ये सही रहा कि अटैक कहाँ होगा तो आप ये भी बता पाओगे कि मेजर क्या होगा और माइनर क्या होगा। ठीक है, प्लीज़ ऐसा मत बोलना कि ऑर्थो माइनर होता है पैरा मेजर होता है, ऐसा मत बोलना। मैं बता रहा हूँ, आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा कि कहाँ ऐसी सिचुएशन आती है, किस सिचुएशन में ऐसा होता है। ओके, तो आओ देखते हैं when more than one group is present in the benzene ring, तब कैसे अटैक का डिसीजन लेते हैं। तो आओ दोस्त खेलते हैं। मान लो एक सिचुएशन लेते हैं कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास मान लेना NO2 लगा है और मान लेना दोस्त तुम्हारा यहाँ पे OH लगा है और तुम्हें किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है, किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है और तुमसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल बताओ कहाँ आएगा। तो देखो, अगर मैं इसकी बात मानूं तो अटैक मेटा पे आएगा, इसकी बात मानूं तो अटैक ऑर्थो एंड पैरा पे आएगा, लेकिन चलेगी किसकी? देखो, इलेक्ट्रोफाइल किसके लिए आ रहा है पहले ये सोचो। इलेक्ट्रोफाइल किसके लिए आ रहा है ये सोचो। इलेक्ट्रोफाइल वहाँ आना चाहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन का वीखा है। अब तुम बताओ इनमें से कौन बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है और कौन कम कर रहा है। लॉजिक सोचो, कौन सा ग्रुप बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है और कौन सा ग्रुप बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। देखो, NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है दोस्त, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, जबकि जो OH ग्रुप है ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दोस्त इंक्रीज करता है। तो याद रखना, उसकी चलेगी जो रिंग के फेवर में होगा, मतलब जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इसका मतलब दोस्त किसकी चलने वाली है? इसकी चलने वाली है। मतलब ये डिसाइड करेगा कि कहाँ अटैक होना है। अब इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन में तो जगह खाली नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन में जगह तो खाली नहीं है। तो कौन सी जगह खाली पड़ी है? ये वाली जगह खाली पड़ी है क्या? ये या ये बात एक ही है। तो आप इसका अटैक यहाँ कराओगे, इस इलेक्ट्रोफाइल का, ये यहाँ आएगा इलेक्ट्रोफाइल। अब बच्चों को क्या लगता है, सर ये देखिए NO2 का भी तो मेटा पे आ रहा है, तो बच्चों को लगने लगता है NO2 इफेक्ट दिखा रहा है। असल में NO2 इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई है कि हमने सिचुएशन ली ऐसी है कि आपको लगे कि देखो यार मेटा का भी असर बराबर है, ऑर्थो का भी असर बराबर है।
लेकिन असल में अगर तुमसे डिसीजन मेकिंग की बात आ जाए, कौन डिसाइड कर रहा होगा, तो याद रखना अगर एक ग्रुप डोनेटिंग होता है, एक ग्रुप विड्रॉइंग होता है, तो जो ग्रुप डोनेटिंग होता है उससे डिसीजन लिया जाता है कहाँ पे अटैक होना है। दोस्त एक और एग्जांपल देखो, अगर मान ली यही सिचुएशन में थोड़ी सी पलट दूँ तुम्हारे लिए, मैं इस बार NO2 को यहाँ कर दूँ और OH को यहीं रखा रहूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ रख दूँ, अब तुमसे बोलूँ बेटा बता इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा, तो अब तुम दिमाग लगा पाओगे कि हाँ सर किसका डिसीजन लेना है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन डिसाइड करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिसाइड करेगा। अब इसकी एक ऑर्थो पोजीशन दोस्त ये खाली पड़ी है और एक पैरा पोजीशन ये खाली पड़ी है, तो लॉजिकली सोचो यहाँ पे ऑर्थो पे आएगा तो थोड़ा सा इसको स्टेरिक रिपल्जन भी मिलेगा, इसलिए वो ऑर्थो को अवॉइड करके कहाँ जाएगा, इस OH के पैरा पे जाएगा, इस OH के पैरा पे जाएगा, मतलब इसका अटैक यहाँ हो गया, इस वाली पोजीशन पे इसने अटैक किया है। तो देख पा रहे हो कि जब दो ग्रुप रखते हैं जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, उसकी कहानी चलेगी, वो डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो लिख लो, when one group is donating and other is withdrawing, then the donating will decide कि हमको कहाँ अटैक करना है। ठीक है, अब अगला सिचुएशन आ सकती है कि जब दोनों ही ग्रुप डोनेटिंग हो जाए। यहाँ पे तो मैंने सिचुएशन ली, ऐसी सिचुएशन ले ली when both are donating, इसको आप 1.1 कर दो, चलो when one is donating and other is withdrawing, when one is donating and other is withdrawing, बट मैं बोल रहा हूँ ऐसी सिचुएशन लो जहाँ पे दोनों डोनेटिंग हो जाए। सेकंड सिचुएशन when both are donating। अब यार तुम लॉजिक सोचो कि डोनेट अगर दोनों करते हैं तो जो ज़्यादा अच्छी तरह, ज़्यादा ईजिली डोनेट करता है, ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ डोनेट करता है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा या उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग में बढ़त आएगी और इलेक्ट्रोफाइल फिर उससे डिसाइड होगा। कहने का क्या सेंस है मेरा, जैसे माय डियर अगर मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, एक मेरे पास ONH2 है, एक NH2 है, एक मेरे पास NR2 है, एक मेरे पास OH भी है, सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मेरे पास OMe भी है, ये भी डोनेटिंग है, मेरे पास एमाइड भी है, ये भी डोनेटिंग है। ठीक है, मेरे पास अल्काइल ग्रुप भी है, मिथाइल ग्रुप, ये भी डोनेटिंग है, और मेरे पास हेलोजन भी है, डोनेटिंग है, सारे ही डोनेटिंग है। लेकिन फिर भी मैंने प्रेफरेंस रूल बना दिया कि ये ज़्यादा इजी डोनेट करेगा और ये ना के बराबर डोनेट करेगा। मतलब किसकी चलेगी, तो आंसर इज अगर रिंग में ये और ये दोनों लग जाएं तो आंसर सर इसकी चलेगी, डोनेटिंग वाले की। डोनेटिंग वो भी है, हेलोजन डोनेटिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं यार वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हेलोजन स्लाइटली चूँकि -I इफेक्ट तगड़ा होता है तो खींचते भी हैं, देते तो प्लस हारते हैं लेकिन खींचने लगते हैं -I से, और बहुत तगड़ा खींचते हैं, है ना। तो अब जैसे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेता हूँ कि यार अगर मान लो यहाँ पे OH आ गया और एक यहाँ पे लेट सपोज करना NH2 आ गया, और मुझसे कहा कि बता भाई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस तरफ किया जाए, तो कौन डिसाइड करेगा, तुम खुद बताओ यार, कौन डिसाइड करेगा, तुम खुद बताओ। और क्यों, मतलब क्यों तुम मेरी बात मानोगे, मत मानो ना यार। पहले तो यहाँ पे सीरीज दे रखी है, सीरीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यार ये ग्रुप जो है, ये जो NH2 ग्रुप है, ये इजीली डोनेट करता है, मतलब ये डेंसिटी को डिसाइड करता है। तो देखो एक पोजीशन ये ऑर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में एक ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे तो देखो हिंड्रेंस आने की सोचेगा, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से आएगा, ए यहाँ से। इसका मतलब दोस्त इसका आंसर ये होगा। इसका आंसर होगा। लेकिन तुम मेरी बात मत मानो थोड़ी देर के लिए, तुम बोलोगे सर कैसे आपको पता चल गया कि सर NH2 ज़्यादा अच्छा डोनेट करेगा। सर हम तो ये पढ़ के आए हैं डोनेटिंग होता है।
अच्छा बुरा क्या? तो आओ अच्छे बुरे की कहानी समझाते हैं कि कैसे मैंने डिसाइड किया कि NH2 जो है वो अच्छा ज़्यादा डोनेटिंग है एज कंपेरिजन टू OH के। ठीक है, तो आओ दिखाते हैं दोस्त। थोड़ी देर के लिए सिचुएशन मान लेना, ऐसी सिचुएशन कभी आएगी तुम्हारे सामने कि जब तुम रेजोनेंस कर रहे होगे तो एक बार तुम डिसाइड करो कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक OH के रिस्पेक्ट में कराना है और एक बार डिसाइड करो NH2 के रिस्पेक्ट में कराना है। तो तुम एक बात देखोगे यार, एक बात देखोगे रेजोनेंस के टाइम, रेजोनेंस के दौरान तुम एक बात देखोगे। अगर मैं थोड़ी देर के लिए OH की बात करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं मान के चलता हूँ नहीं OH की चलेगी, फॉर अ सेकेंड OH की चलेगी, OH की चलेगी थोड़ी देर के लिए, लेट सपोज, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल कुछ यहाँ आ जाएगा OH की वजह से और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना दोस्त, कभी रॉन्ग नहीं होगा, इसकी बात गारंटी है। और दूसरी सिचुएशन में ले लो, मैंने कहा NH2 की चलेगी, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल में NH2 की चलेगी, तो मेरी बात मत मानो, NH2 की चलेगी, पीछे वाली बात को मत मानो, लेकिन प्रूफ देने चलेगी। NH2 की चलेगी दोस्त, तो कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी, NH2 यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे का ऐसे, यहाँ NH2 और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। माय डियर, बहुत 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 ध्यान से बताना कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे है। तुम बोलोगे सर बैक बॉन्डिंग ये भी करेगा, बैक बॉन्डिंग सर ये भी करेगा, लेकिन आपको पता हो कि जो स्पीशीज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनकी एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। क्या बोला? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज की जो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग होती है ना वो खूब तगड़ी होती है, लेकिन क्या होना चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो ऐसा है ना, ऑक्सीजन बोलेगा यार मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, उतना क्यों दूंगा, मैं तो खींचूंगा भी, नाइट्रोजन भी खींचना चाहेगा, लेकिन ज़्यादा कौन खींचेगा? OH खींचेगा। और यूँ कहूँ कि OH ज़्यादा खींचेगा एज कंपेरिजन टू NH2, तो वो उतना अच्छा देगा भी नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि OH डोनेटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कंपेरिजन वर्ड यूज़ हो रहा है। मैंने कहा मैं मोटा हूँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर स्टेटमेंट फॉल्स है। सर किसके रिस्पेक्ट में? तो यहाँ पे भी OH डोनेटिंग ग्रुप अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट ऑफ NH2 माइनस NH2, क्योंकि NH2 जो है तगड़ी बैक बॉन्डिंग दिखा रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके एक्सटेंट ऑफ डोनेशन ज़्यादा अच्छा है, इसलिए बैक बॉन्डिंग दोस्त ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी तो इंटरमीडिएट अच्छा होगा, इंटरमीडिएट अच्छा होगा तो बनने वाली यील्ड अच्छी होगी। दैट्स वाई मैंने कहा कि नहीं यार आप इसकी बात मानो, मतलब ये बात अपनी जगह सही है और ये बात अपने आप इस जगह क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी इन्होंने डाटा दे रखा है, यहाँ पे जो भी इन्होंने डाटा दे रखा है, ये अपनी मर्जी से नहीं दिया है, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डाटा है। अब तुम्हें एक और दिखाते हैं बहुत तगड़ा, इसको हम लोग एम्फीबोल बुलाते हैं। कभी नाम सुना है कि नहीं? मैं बता देता हूँ। अगर मैं OMe ले लूँ और ONH2 ले लूँ, मैंने कहा कि यार यहाँ पे मेरा OMe है, हाँ, और सर यहाँ पे मेरा NHCO CH3 है। सवाल उठता है कि सर इलेक्ट्रोफाइल का आपने अटैक कराया, सर किसकी चलेगी और क्यों चलेगी? किसकी चलेगी और क्यों चलेगी, मतलब कौन डिसाइड करेगा कि अटैक करना है? तो देखो एज पर रूल है तो दोनों डोनेटिंग, एज पर रूल है तो डोनेटिंग, लेकिन सीरीज बोल रही है कि ये ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ये ज़्यादा डोमिनेटिंग है और ये उतना डोमिनेटिंग नहीं है, और जो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा उसकी चलेगी। तो यहाँ पे ऑर्थो में तो देखो हिंड्रेंस की वजह से अटैक नहीं कराओगे तुम, सीधे अटैक कहाँ कराओगे? इसके पैरा पे अटैक कराओगे, मतलब इसका असर कुछ ऐसा आएगा। लेकिन 2 मिनट के लिए मेरी बात को मत मानना का सर मैं नहीं मानता आपकी बात को, और सर मैं तो NH2 को प्रेफर करूँगा, आप मुझे प्रूव करके दो कि NH2 को क्यों नहीं प्रेफर कर रहे हो। तो यार याद रखना, एक नया वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आपकी केमिस्ट्री में, इसको बोलते हैं एम्फीबोल, एम्फीबोल्स करो।
एम्फीबोल्स ग्रुप वो होते हैं जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देंगे और कुछ इधर वाले को देंगे। देखो देखो देखो, ये जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है दोस्त, ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है दोस्त, ये लोन पेयर रिंग के लिए भी है और यही लोन पेयर इसके साथ भी है। तो मैं यूं कहूं कि मुझे या जो मेरे लोन पेयर हैं वो इधर इधर दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, अमाइड के दोनों लोन पेयर इधर डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, तो क्या उतना अच्छा डोनेशन होगा जितना ऑक्सीजन का है? अब तुम बोलोगे सर हम तो ये पढ़ के आए हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि सर पॉजिटिव चार्ज उतना स्टेबल यहाँ नहीं होगा, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बताया कि सर पॉजिटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं होगा यहाँ पे, जबकि सर अभी आपने पीछे बोला सर नाइट्रोजन की एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है, नाइट्रोजन की एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग से ज़्यादा अच्छी होती है। तो दोस्त मैंने वो बात सही है बोली और वो अपनी बात एकदम सही है दोस्त, लेकिन आप देखो ना जब मुझे कहा जाए कि मुझे डोनेट करना और पता चला मैं कहीं और के साथ जुगाड़ में सेट हूँ, मैं कहीं और जाके अपना रेजिडेंस कर रहा हूँ, तो मैं क्यों यहाँ पे आऊँ? तो ये तो बेचारा इंतज़ार करता रह जाएगा ना पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज बोलेगा भैया मेरे पास ऑप्शन है नहीं, मुझे तो चलना ही है। मेरे पास समझ आ रही है? ये बोलेगा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं, मुझे तो जाना ही, अटैक करने हैं और कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन इस एम्फीबोल वाले से बोलो, इस एमाइड से बोलो, तो कहेगा सर एक बार यहाँ पे भी जाऊँगा, सर एक बार यहाँ पे भी जाऊँगा। तो नाइट्रोजन की पर एरिया पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, मतलब शिद्दत से अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। जब शिद्दत से उतने अच्छी तरह इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, या यूँ कहूँ इंटरमीडिएट उतना स्टेबल नहीं कर पाएगा, तो दोस्त इलेक्ट्रोफाइल भी फिर उसके पास उसकी बात मानने नहीं आएगा, उसकी बात मानने नहीं आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर कट है, बहुत अच्छी बात बताई है। और अच्छी बात बताता हूँ, एक बहुत अच्छा कंपैरिजन है। बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर एक मान लीजिए OH लगा है और सर एक OMe लगा है, सर अब दोनों ही ऑक्सीजन है। सिचुएशन देख रहे हो दोस्तों? पहली सिचुएशन में दोस्त मैंने क्या किया था, मैंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन को लिया, फिर मैंने डिसाइड किया कि कौन जाएगा। दूसरी सिचुएशन में मैंने एम्फीबोल और OH को लिया, O मिथाइल को लिया। अब मैं दोनों में ऑक्सीजन ले रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ यार इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है। अब यहाँ पे लोगों का बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन होता है और वो आज दूर हो जाएगा तुम्हारा, प्रॉमिस है। देखो एस पर सीरीज चलते हैं तो सीरीज बोलती है कि जो OH है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगी रिंग की एज कंपेरिजन टू OMe के। मतलब इसका जो अटैक होगा ना यार, इसका जो अटैक होगा वो यहाँ पे कहीं होगा, और जब यहाँ अटैक होगा तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे OMe हो जाएगा और दोस्त यहाँ पे OH हो जाएगा। ठीक है, मान लोगे मेरी बात को? अब सवाल है कि सर क्यों माने, क्यों आपकी बात माने, हम कैसे डिसाइड कर लें? अब बच्चों के मन में बताएं क्या सवाल चलता है, बच्चों को चलता है सर ये जो मिथाइल ग्रुप है सर ये तो डोनेटिंग है, ये तो और दे रहा होगा, और सर इसका मतलब तो सर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत बढ़ाना चाहिए। मेरी बात को पकड़ पा रहे हो? जो तुम्हारे मन में सवाल होता है ये कॉमन सवाल है, ये कॉमन सवाल है। तुमको लगता है कि सर ये जो मिथाइल ग्रुप है ना सर, ये तो सर धक्का दे रहा होगा डोनेटिंग के लिए, तो रिंग को तो ये और डोनेट कराएगा, यहाँ पर बेचारा अकेला हाइड्रोजन क्या देता होगा? तो सर उस हिसाब से तो सर डोमिनेटिंग ये होना चाहिए, डोमिनेटिंग ये होना चाहिए। लेकिन सर आप तो मना कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों आपकी बात माने? तो आओ आओ, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, बहुत पते की बात बता रहा हूँ, बहुत काम की बात बता रहा हूँ कि जब तुम इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लाओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। एक सिचुएशन ये, और इसी के पैरेलल दूसरी सिचुएशन दोस्त ये। तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो और तुम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ करा रहे हो दोस्त, ठीक है? और यहाँ पे OH है
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये कुछ OCH3, ठीक है, ये कुछ ऐसे इधर, ठीक है ना। इधर हो, इधर आओ, एक बात बताएं, दिल से एक बात बोलें, यहाँ पे ना, यहाँ पे जो एंगल है ना थीटा, वो इधर वाले के थीटा से, OH के थीटा से, ये मान लो θ1 है, ये मान लो θ2 है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो θ2 है ना वो ग्रेटर देन θ1 है। क्या बोल गया मैं? फ़ायदा क्या होगा इसके बोलने से? हाँ, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। अब अगर थीटा ज़्यादा हुआ करता था तो याद करो एस करेक्टर ज़्यादा हुआ करता था, और याद करो अगर एस करेक्टर दोस्त ज़्यादा हो जाएगा तो दोस्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो ज़्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो -I इफेक्ट भी तो दोस्त ज़्यादा हो जाएगा। मेरी बात पकड़ पा रहे हो? थीटा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो एस करेक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा, एस करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, तो -I इफेक्ट भी तो ज़्यादा हो जाएगा दोस्त। और अगर -I इफेक्ट दोस्त ज़्यादा हो गया तो ये वाला देने का कुछ और, लेकिन बेचारा वो तो खींचना चाहेगा इंस्टेंट ऑफ देने के, जबकि इसके पास थीटा कम है इसलिए फटाफट डोनेट करेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डोनेट नहीं करेगा, लेकिन इधर से -I इफेक्ट इधर के -I इफेक्ट से ज़्यादा होता है। अब तुम खोल के देखना -I इफेक्ट की सीरीज़ में कि OCH3 को क्यों पहले रखते हैं, OH को बाद में क्यों रखते हैं। इसका कारण यही है कि OCH3 के वजह से जो थीटा बनता है वो ज़्यादा बनता है, थीटा ज़्यादा बनेगा तो एस करेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो -I इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। बहुत बारीक सी बात थी, लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखो, रटना नहीं है, इस सीरीज़ को समझना है। इस सीरीज़ को समझना है कि जब दोनों डोनेटिंग होंगे तो क्या होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर कट है। ओके, अब मन में ये भी अगर सवाल उमड़ रहा है कि सर इधर OH और R में कंपेयर भी करा दो एक, तो आओ एक कंपेयर OH में करते हैं, एक कंपेयर R में करते हैं। R बोले तो मैं मिथाइल ले लेता हूँ। अब दोस्त, जब तुम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे तो मैं बोल रहा हूँ इसकी चलेगी, इसकी चलेगी। अब इसकी चलने का क्या मतलब है? चलने का मतलब ये है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल फ्यूचर में जब भी अटैक करेगा तो यहाँ पे अटैक करेगा। तुम फिर मेरी बात मत मानना, फिर तुम खुद ही चेक करना। तो आओ दोस्त ट्राई करके देखते हैं। जब तुम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑर्थो मतलब OH की वजह से चलाओगे तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लाओगे, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लाओगे, CH3 यहाँ, OH यहाँ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ। और जब तुम मेरी बात नहीं मानते हो और तुम बोलते हो नहीं सर मैं तो मिथाइल को मानूंगा, तो सिचुएशन दोस्त कुछ ऐसी आएगी, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ, CH3 यहाँ, कार्बोकैटायन यहाँ, ये सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी। तुम बस इतना मुझे बताओ, थोड़ा सा गिप्पी गिप्पी हो गया है। तुम बस मुझे इतना बता दो कि कार्बोकैटायन कहाँ स्टेबल होगा। इस सिचुएशन को सिचुएशन A बोल देते हैं, इस सिचुएशन को सिचुएशन B बोल देते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है यार, सिचुएशन A वाली जो कार्बोकैटायन है तो सिचुएशन B वाली से ज़्यादा स्टेबल है। इसके पीछे सबसे पहला कारण तो देखो बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस। इसमें ओनली क्या लग रही है? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन लग रही है, इसमें रेजोनेंस लग रहा है, तो रेजोनेंस फैक्टर तो डोमिनेटिंग होगा ना, होगा कि नहीं होगा? मान लोगे बात को? क्लियर कट है मेरी बात? ठीक है, तो पहली सिचुएशन में हमने देखा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था और डोनेटिंग था तो उसकी चलेगी जो डोनेटिंग होगा। फिर दूसरी सिचुएशन आई जब दोनों डोनेटिंग होंगे तो किसकी चलेगी? तो उसकी चलेगी जो ज़्यादा डोनेटिंग होगा। अब आओ अगर 3-3 लगा दें तो प्रोडक्ट का परसेंटेज यील्ड मत देखना दोस्त, परसेंटेज यील्ड पे ध्यान मत देना, बस मुझे बताना कि इलेक्ट्रोफाइल में किसकी चले, इलेक्ट्रोफाइल में किसकी चले।
अटैक करने पे। सॉरी, देखो इसकी चलनी चाहिए, अगर इसकी चलेगी तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन ये यहाँ पे भी ला सकता है, तो इसके दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है यार। लेकिन यहाँ पे तुम्हें लग सकता है कि थोड़ा हिंड्रेंस की वजह से रिपल्जन कर जाए, उतना स्टेबल ना हो, इसलिए इसका अटैक आप यहाँ पे करा रहे हो। तो डील तो दोनों जगह से वैसे ही हो रही है, हिंड्रेंस इसको यहाँ से मिल रहा है, इसको हिंड्रेंस यहाँ से मिल रहा है। ओवरऑल जो रिजल्टेंट है यहाँ कभी नहीं आएगा, OCH3 का अपोजिट कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको एग्ज़ाम में डिसीजन लेना होगा, किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, कौन क्या करेगा, ठीक है। हाँ, अब अगर बोथ आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाए, सिचुएशन थर्ड व्हेन बोथ आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तब सोचो किसकी चलेगी, तब उसकी चलेगी जो लेस पावरफुल होगा। देखो देखो मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, ये कुछ ऐसा है, Nr3+, NO2, Cn, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद तुम्हारा एल्डिहाइड, उसके बाद तुम्हारा कीटोन, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी ये उल्टा है, ये मोर पावरफुल है, ये मोर पावरफुल है और ये लेस पावरफुल है। लेस पावरफुल है, तो याद रखना जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब आएगा, देन लेस पावरफुल ग्रुप will decide the attack of electrophile, ठीक है। जो मेरा लेस पावरफुल होगा वो डिसाइड करेगा कि अटैक कहाँ होना है। मतलब दोस्त अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन को लगा दूं, और मैं तुमसे कहूं कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है, तो बर्बाद तो रिंग को दोनों कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा बर्बाद करेगा इलेक्ट्रोफाइल उसके पास नहीं जाएगा, और जो कम बर्बाद करेगा इलेक्ट्रोफाइल उसी के पास जाएगा। मान लो कि एक बात नहीं है ना, जो ज़्यादा बर्बाद करेगा इलेक्ट्रोफाइल उसके पास नहीं जाएगा, और जो कम बर्बाद करेगा इलेक्ट्रोफाइल बाबू उसके पास चला जाएगा। तो अब तुम बता दो दोस्त, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कम बर्बाद करेगा? तो ये एक CHO है, ये इधर है, सीरीज बोल रही है कि OCH3 कम बर्बाद करेगा। तो भैया इसकी सुन लेना, अगर तुम इसकी सुनोगे तो इसका मेटा ईल्ड यहाँ पे आएगा कुछ, या यहाँ पे आएगा, बात एक ही है ना। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट द मेटा पोजिशन ऑफ कीटोन, नॉट द एल्डिहाइड, अटैक टू द मेटा पोजिशन ऑफ कीटोन and will form a bond at meta directed, ठीक है। तो ये डिसीजन तुम्हें लेना है, क्या करते हैं कैसे करते हैं, ठीक है, ओके। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि जब एक से ज़्यादा ग्रुप लगते हैं तो किसका अटैक कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं। इधर देखो दोस्त, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसी कर दूं, ये दो रिंग है, और मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है ना, तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है और तुम्हें डिसाइड करना है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा। तो खुद बताओ कहाँ अटैक करना चाहिए। यहाँ वैलेंसी कुछ ज़्यादा हो गई है दोस्त, माफ़ करना। है ना, देखो कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप है, इस है तो पूरा एक अमाइड ग्रुप, एम्फीबोल ग्रुप है,
है तो एम्फीबोल ग्रुप, लेकिन देखा जाए तो ये तो खींचेगा और ये कहीं ना कहीं यहाँ डोनेट करेगा। तो अगर ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रुप कौन सा है? मोर इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रुप कौन सा है दोस्त? मोर इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रुप है अपना बी। ठीक है, बी के कंपेयर में, सॉरी ए कंपेयर में बी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस है। तो किसकी चलेगी, मतलब इलेक्ट्रोफाइल किस रिंग पे आएगा? तो आंसर इस उस रिंग पे आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब ये ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप में आता है तो इसका रिजल्टेंट ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो मतलब फाइनली इसका जो रिजल्टेंट यील्ड आ जाएगा वो कुछ यहाँ आ जाएगा यार। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल इसको यहाँ अटैक करा देगा। आई होप मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करा रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर कट है। अब जैसे तिगड़म पिगड़म खेलते हैं तुम्हारे साथ, मान लो यहाँ पे COH है, थोड़ी देर के COH है, और यहाँ पे लेट सपोज करो तुम्हारे पास CHO है। ठीक है, अब तुमसे बोल रहा है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओ। अब देखो भाई मेरे, बर्बाद तो दोनों करेंगे, बर्बाद तो दोनों कर रहे होंगे रिंग को, लेकिन जो कम बर्बाद कर रहा होगा इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक टू दैट, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तुम्हें पता है। तो अटैक तो दोनों के मेटा पोजीशन पे होना है यार, और तो पैरा पे तो होना ही नहीं है। अब बस सवाल उठता है कि ये ए पोजीशन ले लेते हैं, ये पोजीशन बी ले लेते हैं, तो किस पोजीशन पे अटैक करेगा? तो अभी मैंने देखा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगी तो जिसका पावर कम होगा उसकी चलेगी, जिसका पावर कम होगा उसकी चलेगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की इस पर सीरीज देख सकते हो दोस्त, पावर कम है, लेस पावरफुल है, और एल्डिहाइड यहाँ कहीं है तो मोर पावरफुल में आ गया। तो अल्टीमेटली तुम्हें समझ में आ गया होगा किसकी चलनी चाहिए। तो मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट द बीटा वाला, मतलब बी वाले पोजीशन पे। ठीक है, तो ये एग्जाम में किसी भी टाइप के, कैसे भी टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, तुमसे बोल सकता है, बता भाई कब कहाँ कैसे अटैक करेगा। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर कट है मेरी बात। एक कमेंट बॉक्स में कमेंट मारना, अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो मेरा कोड यूज़ करना धीरेन, और मुझसे फटाफट कनेक्ट होना ऐप में। बुद्धि लगाना दोस्त, दोनों ग्रुप है मेरे सामने, कुछ ऐसे रिंग बना देता हूँ तुम भी कंफ्यूज ना हो जाओ। और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है, मैं पोजीशन सिचुएशन दे देता हूँ, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सिचुएशन सी एंड सिचुएशन डी। तुम बताना कहाँ पे तुम यील्ड लाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा तुम्हारे इसका कि तुम मुझसे इसका जवाब दोगे। ठीक है, बुद्धि लगानी है, इसको देखने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखना कि फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में मैंने क्या बताया है, कौन ज़्यादा बर्बाद करता है, कौन आबाद करता है। ठीक है, ओके, बढ़ें क्या आगे, चल। ओके, तो एक आध क्वेश्चन मेरे पास हैं जो मैं आपको करा सकता हूँ, मैं आपको करा देता हूँ क्योंकि आज समय की बहुत कमी है। एक आध क्वेश्चन अगर मेरे पास आते हैं, आने दो। हाँ, आ गए। हाँ, इस सिचुएशन मेरे सामने आया है। अच्छा, इस सिचुएशन में करना क्या है? सिचुएशन ये है कि मुझे नाइट्रेशन करना है, NO2+ का अटैक कराना है, और हमसे बोला है कि रेट बताओ NO2+ कहाँ अटैक करेगा, NO2+ पहले कहाँ अटैक करेगा, इसका रेट बताओ, या इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। देखो यार, अभी हमने देखा कि NO2+ है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल आना है, उसको अटैक करने का रेट पूछा है। देखो ये ग्रुप कौन सा है, तो डोनेटिंग ग्रुप है। ये कौन सा है, विड्रॉइंग है। ये कौन सा है, डोनेटिंग है। Cl डोनेटिंग है लेकिन उतना अच्छा डोनेटिंग नहीं है। ओके, अभी मैंने पीछे सीरीज बताई है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या करना चाहिए।
या चलो मैं बता देता हूँ, जैसे NO2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। अब ये सबसे पीछे कहाँ कहाँ जाएगा, मतलब कौन कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे इसने आगे कर रखा है, बचता है मेरे पास बी, भी नहीं बचता है ना, ओके, तो ये सबसे पीछे भेज दो। अब बचता है एक बी, एक बचता है डी। अच्छा अब देखो यार, इधर ए बराबर सी है क्या, हाँ ए बराबर सी होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि आइसोटोप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आइसोटोप का इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बस ये बताओ कि ई आएगा या नहीं आएगा। ई एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ई का असर ज़्यादा आना चाहिए दोस्त एज कंपेरिजन टू ए और सी के, एज कंपेरिजन टू ए और सी के ई का असर ज़्यादा आना चाहिए, और सबसे ज़्यादा असर तो बी का आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो बी तो दोनों में आगे है। अब मुझे बस ये देखना है ए का सी के असर बराबर है, हाँ बराबर है, बस ये देखो ए और सी बी के रिस्पेक्ट में कैसे हैं, ए और सी ई के रिस्पेक्ट में कैसे हैं। बी के रिस्पेक्ट में तो ठीक है, पीछे होंगे ही होंगे, ई केस में पीछे होंगे क्या, आंसर इज यस। तो मेरे ख्याल से बी इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर कट, आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। हाँ, अब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ Br2 AlCl3 है, मतलब दोस्त Br2 से Br+ निकलेगा और Br+ एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, और तुमसे बोल रहा है कि इसमें इसका रेट बता दो, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल पहले कहाँ अटैक कराओगे, फिर कहाँ कराओगे, पहले ढमकाना ढमकाना। तो देखो, बुद्धि लगाओ और कहाँ अटैक कराओगे ये बताओ। देखो एक बात देखो, ये जो OH है इसी रिंग में है, ये रिंग से अलग है थोड़ा, तो सेकंड और फर्स्ट में कहाँ पे रिंग ज़्यादा डेंस्ड है, आंसर इज सेकंड रिंग फर्स्ट से ज़्यादा डेंस है। तो सेकंड फर्स्ट से ज़्यादा किस में है, किस में है सेकंड फर्स्ट से ज़्यादा, क्या सी में है, नहीं, क्या डी में है, नहीं। अब बचता है ए और बी में। अब ये देखो कि ये जो देखो ये कीटोन जो है ये कहीं ना कहीं यार रिंग से अपने खींचेगा अपनी तरफ, तो विड्रॉ करेगा, तो सी को सबसे पीछे कर दो, मतलब थर्ड वाले को सबसे पीछे कर दो, और थर्ड वाले को पीछे करने से एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन बचता है ए। और यहाँ पे ये थोड़ा कहीं ना कहीं यार जब ये आएगा तो ये डोनेट करेगा, इसलिए फोर्थ आगे कर दो। अब इसको डोनेशन दो जगह से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए आंसर सीधे सीधे ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ये तो अभी सिंपल क्वेश्चन किया यार। इलेक्ट्रोफिलिक्स एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, तो अभी देखा ये तो बर्बाद करेगा, सबसे पीछे कर दो, ये असल में जिताएगा, ये भी जिताएगा, लेकिन ज़्यादा ये कौन दिखाएगा, देखो सीरीज में क्या देखा था, CH3 और X, CH3 ज़्यादा पावरफुल होगा, तो C को सबसे आगे कर दो। किस ऑप्शन में है C सबसे आगे, सारा ही ऑप्शन में है क्या, AC, हाँ ठीक है, और A को सबसे पीछे करो, C को सबसे आगे, A को सबसे पीछे, एक ही ऑप्शन दिख रहा है दोस्त, है ना, ओके, क्लियर कट, C को सबसे आगे और A को सबसे पीछे, ओके कर लोगे। इधर सोचो, अटैक करना है इनडायरेक्टली, तुम्हें NO2 एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना है, कौन सा ज़्यादा डोनेटिंग होगा। देखो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, यहाँ पे जब हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा तो उसका 3 अल्फा होगा और इसके पास 1 अल्फा आएगा, तो ज़्यादा इफेक्टिव कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कौन करेगा दोस्त, देखो एक कार्बोकैटायन तुम्हारा यहाँ आया, सिचुएशन ये मान लेना, और एक सिचुएशन कार्बोकैटायन दोस्त यहाँ आया, सिचुएशन ये मान लेना। तो देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है क्या 1 अल्फा, यहाँ तुम्हें दिख रहा है 3 अल्फा, तो ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, और ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तो चलेगी भी उसकी। तो बताओ दोस्त किसकी चलने वाली है, किसकी चलने वाली है, तो आंसर इसकी चलने वाली है। अब इसके पैरा पोजीशन पे तो ये भाई साहब आके बैठ गए हैं, तो बची कौन सी पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन खाली किस में है, किस में है, A B वाले में है, हो गया। ठीक है, हमने अभी तक आपको ये नहीं बताई कि मेजर यील्ड कैसे देखोगे और माइनर यील्ड कैसे देखोगे, वो बाद में बताएंगे। अभी बस इतना है
कि हम अटैक कहाँ करेंगे, इसको सीखो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ यार, और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना। और तीसरा अगेन इम्पॉर्टेंट, इस कोड को याद रखना, यही आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा, और जितनी जल्दी हो सके करंट प्राइस में परचेज़ कर लो। हाई हो गया तो आपको वही चीज़ महंगी पड़ेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, अमेजिंग।